नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए सबसे पहले खबर गोंडा से लेते हैं, जहां पर वजीरगंज थाना क्षेत्र के टीकरी गांव में खाना बनाते समय विस्फोट हुआ है और विस्फोट होने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक खाना बनाते समय विस्फोट हुआ, जिसमें 2 घर जमींदोज हो गए हैं, जिसके मलबे के नीचे परिवार के 15 लोग दब गए, जिनको रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 14 लोगों को निकाल लिया गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 7 लोगों का इलाज इस वक्त चल रहा है। जिला अस्पताल भेज दिया गया है फिलहाल इन्हें। वहीं मलबे के नीचे एक बच्चे के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। सूचना के बाद आनन फानन में आईजी देवी पाटन रेंज, एसपी, कई थानों की फोर्सेस वहां पर पहुंच गई है और रेस्क्यू का काम चल रहा है। तो मलबे में दबकर 8 लोग घायल हो गए, 7 लोग गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मरने वालों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल बताई जा रही है। फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे राहत बचाव कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है, सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है और बाकी 7 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 2 पुरुष, 2 महिलाएं एवं बाकी बच्चे हैं। खाना बनाते समय सिलेंडर में विस्फोट के बाद यहाँ पर नूरुल हसन का ये मकान है, जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है और उसी के आगोश में उन्हीं के परिवार के फ़कीरे नाम के व्यक्ति का जो घर है वो भी जमींदोज हुआ है। इसमें 14 लोग निकाले गए हैं, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। कुछ लोगों को हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया है, कुछ की यहीं पे मौत हो गई थी और एक बच्चे के यहाँ पे दबे होने की सूचना अभी तक मिल रही है, जिसको रेस्क्यू किया जा रहा है। जेसीबी लगाई गई है। यहाँ पर आईजी और एसपी के निर्देशन में टीमें काम कर रही हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत की पुष्टि है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक बच्चे को अभी भी निकाला जाना बाकी है। किस वजह से ये विस्फोट हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि फॉरेंसिक और भी तमाम टीमें हैं, जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की जो तमाम टीमें हैं इस पर काम कर रही हैं। राजस्व की टीम भी यहाँ पर मौके पर है, जो घटना के सही कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है और फॉरेंसिक की टीम ही बता पाएगी कि दरअसल इतना बड़ा विस्फोट और एक मकान ढह जाना सिलेंडर विस्फोट है या कुछ और, ये भी जांच का विषय है। देवमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, टिकरी, गोंडा। बातचीत करने के लिए देवमणि त्रिपाठी इस वक्त गोंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवमणि, यह हादसा हुआ कैसे, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, जो अभी पुलिस के जो आला अफसर हैं, जो तमाम यहाँ पे प्रशासनिक अफसर हैं, उनसे जो बातचीत हुई है, क्योंकि अभी फॉरेंसिक जांच चल रही है, तो फिलहाल जो उनको सूचना मिली है, उनका ये कहना है कि सिलेंडर में विस्फोट हुआ है देर रात 10 बजे के बाद खाना बनाते समय। और एक जो नूरुल हसन है, उनका मकान गिरा है, उससे बगल में उनके ही परिवार से जुड़े हैं, उनका मकान गिरा है, जिसमें करीब 15 लोग दबे थे, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोगों को बचाया गया है, जिसमें उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ पे सुबह चूंकि एक बच्चे का वहाँ मलबे में दबा हुआ शव बताया जा रहा था, उसको सुबह निकाला गया है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। और अब यहाँ पे फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और भी जो तमाम जो टेक्निकल टीम है वो यहाँ पे लगी हुई है कि आखिर सारे के सारे लोगों को इस मलबे से निकाल लिया गया है और जो जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया उनकी हालत किस तरीके की है? जी, इसमें जो हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं उसमें 7 लोगों में से 3 लोगों की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है, लेकिन वो डॉक्टरों की देखरेख में जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि चूंकि जो घर वालों से बातचीत हुई, आसपास से पड़ोसियों से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि घर में दोनों घरों में मिलाकर 15 लोग थे, कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे, वो मिलाकर 15 लोग थे, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोगों को निकाला गया है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। और यहाँ पे जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं पूरे जो घटनाक्रम है उसको जानने के लिए, और जो घटना की असल वजह है उसको जानने की कहीं ना कहीं कोशिश यहाँ पे टेक्निकल टीम और फॉरेंसिक टीम कर रही है। एक बार पीछे की तस्वीर दिखाएंगे क्या देवमणि? देखिए, निश्चित तौर पे हम दिखाना चाहेंगे ये चलिए, लग रहा है कुछ दिक्कत आ रही है। देवमणि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो देवमणि बता रहे थे कि किस तरह से वहां पर एक बच्चा जो अब तक दबा हुआ था उसको भी बाहर निकाल लिया गया है। कुछ लोगों की हालत क्रिटिकल है और अब इस पूरे मामले पर जांच बिठा दी गई है कि आखिर ये किस तरह का विस्फोट था जिसमें 2 मकान जमींदोज हो गए।
और एक और बड़ी खबर आ रही है और ये खबर बता दें आपको, सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इस बार पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके बाद पूरे देश में परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है। और अब आपको बताते हैं बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या 10 बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में परीक्षा नहीं करा सकते, छात्रों का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते हैं। छात्रों की सेहत हमारी प्राथमिकता है, छात्रों का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में चिंता है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। छात्रों के हित में परीक्षा रद्द की गई है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि छात्रों की सुरक्षा से समझौता हम नहीं कर सकते हैं। जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। इंटरनल असेसमेंट की आधार पे 11वीं और 12वीं दो जो पिछले दिनों में इंटरनल एग्जामिनेशन हुए हैं, उसकी असेसमेंट के आधार पे उनकी नतीजा आएगी। हायर एजुकेशन में उनको दाखिला देने के लिए पिछले साल जैसे सुविधा भी रहेगी और आगे चल के जब परिस्थिति नॉर्मल होगा, कोई विद्यार्थी चाहे तो वो भी परीक्षा दे सकता है। 12वीं की परीक्षा रद्द करने का जो फैसला लिया गया है वह पूरी तरह से तर्कसंगत है और हम इससे सहमत हैं। और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी और जो दूसरे बोर्ड हैं उनकी परीक्षाओं में भी यही निर्णय लिया गया कि इस साल की परीक्षाएं इन पर्सन बच्चे खुद लिखित रूप से ना दें और उनको एक इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर दूसरे क्लास में प्रमोट किया जाए। I am the student of class 12th. I was about to give 12th board exams this year, but due to the government decision, I am not going to give exams. I am very happy with the government's decision because due to pandemic and students' mental health, students are not able to give the exams in the best possible way they want to give earlier. At last, I want to say that I and my friends are so happy with this decision. और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान भी सामने आया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का फैसला सराहनीय है, लेकिन उत्तर प्रदेश 12वीं की परीक्षाओं के रद्द करने पर निर्णय सीएम के साथ बैठक के बाद ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग बैठ के पूरी प्रदेश के संदर्भ में स्थितियों का आकलन करते हुए जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे भी बात करने के बाद हम लोग 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में किस प्रकार का क्या निर्णय ले सकें, इसकी तरफ हम लोग विचारोपरांत ही हम लोग इसके तरफ बढ़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज जो निर्णय लिया है वो एक पूरे देश के लिए एक हितकारक है। और खबर चंदौली से लेते हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। डॉक्टर का अपहरण करने के वाले थे आरोपी और जिसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। एक आरोपी राजीव को गोली लगी है। बाकी भागने के लिए आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग। मुठभेड़ के दौरान सिपाही को भी लगी गोली। टेंगरा मोड़ पर मकान से डॉक्टर की बरामदगी की गई है। डॉक्टर की रिहाई को लेकर 70 लाख की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती की रकम को भी फिलहाल बरामद कर लिया गया है। कलीनगर के बिलारीडीह एनएच पर यह मुठभेड़ बताई जा रही है। तो एक डॉक्टर को अपहरण किया गया था, 70 लाख की फिरौती की मांग थी, लेकिन तभी पुलिस वहां पर पहुंचती है और बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी राजीव को गोली लगी है। पुलिस पर भी फायरिंग शुरू की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। सिपाही को भी गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो मुठभेड़ में आरोपी और सिपाही को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के अपहरण कर उसे 70 लाख की फिरौती मांगने के फिराक में थे ये बदमाश। फिर इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी राजीव को गोली लगी है। और पुलिस पर भी जिस तरह से फायरिंग की बदमाशों ने, तो बदमाश पर भी पुलिस ने फायरिंग की है, जिसमें बदमाश घायल हुआ। एक सिपाही को भी गोली लगी है। ये पूरा मामला टेंगरा मोड़ के मकान में एक डॉक्टर की बरामदगी भी की गई और फिर वहां से इस डॉक्टर को रिहा कराया गया। और कैबिनेट विस्तार के अटकलों के बीच लखनऊ में मैराथन बैठक हुई। संगठन मंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम सहित 12 मंत्री शामिल हुए।
लखनऊ में बीजेपी की बैठक हुई जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और संगठन मंत्री बीएल संतोष के बीच बैठक हुई है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2022 में बेहतर परिणाम के लिए बैठक हुई है। मौर्य ने कहा कि इस बार भी 300 के पार का आंकड़ा होगा। उन्होंने कहा 2022 में हम फिर से चुनाव जीतेंगे। दिनेश शर्मा ने बैठक को रूटीन प्रक्रिया बताया। दोनों डिप्टी सीएम के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी संगठन मंत्री बीएल संतोष ने बैठक की। संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। संगठन की एक प्रक्रिया होती है। पूरे देश में माननीय संगठन मंत्रीगण, संगठन के वरिष्ठ लोग पूरे देश में प्रवास करते हैं और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 2-2, 3-3 दिन रह के एक लोगों से मिल के और संगठन के लोगों से, विभिन्न पदाधिकारियों से मिल के जाते हैं। वहीं बीएल संतोष ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों से भी बात की और सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। बीजेपी सूत्रों की माने तो ये मीटिंग आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। चुनाव से पहले नए डीजीपी की नियुक्ति की अटकलें तेज हो गई है। मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1990 बैच के आईपीएस अफसरों की एक लिस्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। हालांकि केंद्र सरकार किस फॉर्मूले से डीजीपी की नियुक्ति करेगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन 5 ऐसे नाम हैं जिनका डीजीपी बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बेतुका बयान सामने आया। सपा सांसद ने कहा कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए जिनसे शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई और दूसरा एक और कानून बना दिया गया, नागरिकता कानून, जिसके अनुसार सिर्फ मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। सरकार द्वारा किए गए ऐसे कामों से जो नाइंसाफियां हुई हैं, जिसके चलते देश में 2 बार बड़े तूफान आए हैं। इसके साथ ही आसमानी आफत भी आ गई और कोरोना के चलते हजारों लोग भी मर गए। शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हो, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसके एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ। और फतेहपुर में रूरल इंजीनियरिंग विभाग में सरकारी नियमों के खुलेआम जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर XEN नियमों को ताक पर रखकर रिटायर्ड और दागी कर्मचारी को ऑफिस बुला रहे हैं। फतेहपुर में रूरल इंजीनियरिंग विभाग में सरकारी नियमों की खुलेआम जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विभाग के प्रमुख और XEN नीरज कुमार इन नियमों को ताक पर रखकर रिटायर्ड और दागी कर्मचारी रविंद्र सिंह को न केवल नियमित दफ्तर बुला रहे हैं, बल्कि उससे अभी सारी वित्तीय जिम्मेदारियां दे रखी हैं। बीच में आते हैं, पर डे नहीं है। जब हमें काम अभी तक हमारा पेंशन के कार्यालय नहीं मिला है, इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा ये इसलिए बुलाया जा रहा है कि जो 2-4 चीज़ें जो नहीं जानकारी में है लोगों को, वो ताकि उनको काम सिखाए। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी था, उसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप था तो उनको लोगों के ऊपर रिकवरी थी वो उन्होंने जमा कर दी। भ्रष्टाचार कहाँ है? आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर महीने में रिटायर हुए रविंद्र सिंह पर साल 2001 में विभाग में घोटाले के बड़े आरोप लगे थे, जिसके बाद रविंद्र सिंह से घोटाले की रिकवरी भी की गई थी। इसके बाद भी एक XEN एक भ्रष्टाचारी को लगातार संरक्षण दे रहे हैं। और फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र के उमर गहरा गांव में बांस काटने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि बांस काटने के बाद जब एक पक्ष ट्रैक्टर से खींचकर बांस ले जा रहा था तो दूसरे पक्ष के खेत में पड़ गया। इस बात से नाराज दूसरे पक्ष के करीब दर्जन भर लोगों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया और पीड़ित पक्ष के तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट गई है।
घास काट रहे थे, तो काटते समय घास खींचना पड़ा ट्रैक्टर से बांध के, तो थोड़ी गाड़ी खेत में जाएगी, तो उन्होंने कहा खेत में गाड़ी ना लो, तो हमने कहा घास निकालने के लिए थोड़े खेत में गाड़ी लेना ही पड़ेगा। तो हमने कहा जो नुकसान होगा हम जोत के आपको दे देंगे खेत, इतना कहा। तो उन्होंने फ़ोन करके सबको बुलाया, फिर मारपीट करना चालू कर दिया। तो हम जिससे को लाठी काट रहे थे, तो उन्हीं से उठा करके 15-20 लोगों ने हम लोगों को मिल के मारा है। और मथुरा में वृंदावन थाना इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर भाई ने भाई को गोली मार दी। गोली लगने से घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों की सूचना पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। घर पे बैठा था शांति से, शाम को आके मेरे एक चाचा का लड़का, एक मेरा खास भाई गोपाल, ये दोनों लोग, मेरा होटल है वृंदावन में श्री कृष्ण राम के नाम से। गोपाल ने अपनी पिस्टल निकाल के नारसिंह के हाथ में दे दी। उसने पहली गोली मुझ में मारी तो मैं नीचे हो गया। मैं कुर्सी पे बैठा था पहले, फिर मैं धरती में बैठ गया। धरती में फिर उसने दूसरी गोली मारी है मुझ में, दूसरी गोली मेरे यहाँ लगी है। और गोरखपुर पुलिस ने जिले के टॉप 10 बदमाश माफिया प्रदीप सिंह पर शिकंजा कसा है। दरअसल माफिया प्रदीप सिंह की 12 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। प्रशासन ने प्रदीप सिंह की मल्हीपुर गांव में 3 मकान, 3 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 12 करोड़ आंकी गई है। प्रदीप पर 54 मुकदमे दर्ज हैं और वो जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल है। झांसी की मऊरानीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 किलो अवैध गांजा सहित 6,24,000 रुपए बरामद किए और साथ ही एक महिला समेत 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने मोहल्ला परवारी पूरा एक घर पर मुखबिर की सूचना के बाद छापा मारा था। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए उत्तराखंड की खबर।